नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा एक बार फिर आप सभी का आपके अपने एग्ज़ाम हुआ चला में स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि हम लोगों ने एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी के लिए एक टेस्ट सीरीज़ चला रखी है, जिसमें हम लोग पहला पार्ट ला चुके हैं, सेकंड पार्ट आपका आ चुका है और आज आपके सामने तीसरा पार्ट लेकर आए। और जो तीसरा साइंस जनरल साइंस का हम लोग तीसरा पार्ट आपको लेके आए हैं। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। और आप सभी से लेकिन एक बात और है कि भाई जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हम लोग लेके आ रहे हैं ये क्वेश्चंस ये बेसिकली लास्ट ईयर एग्ज़ाम में आपके रेलवेज़ के जो एग्ज़ाम है, एनटीपीसी हो चाहे चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, इनमें से निकाल के हम लोग लेके आ रहे हैं, इनमें से ढूंढ ढूंढ के लेके आए। तो काफ़ी उसमें हमें एफर्ट्स मारने पड़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चंस को लगाइए और लगाने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए हैं। अगर आप लगभग 50 से 60 क्वेश्चन भी अगर अटैम्प्ट कर पा रहे हैं इनमें से, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही सही डायरेक्शन पे जा रही है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। द अपर एंड लोअर पोर्शन इन कॉमन टाइप ऑफ बाइफोकल लेंसेज आर द रेस्पेक्टिवली। सामान्य प्रकार के द्विफोकल लेंस में ऊपरी और निचले भाग में क्रमशः होते हैं। तो देखिए जो द्विफोकल लेंस होते हैं जिनमें आपको पास के जो बुजुर्ग जरा दृष्टि दोष होते हैं, जिनमें बुजुर्गों को जो चश्मे लगते हैं बुढ़ापे में, जरा दृष्टि दोष के अंतर्गत आते हैं, जिनमें उनमें बाईफोकल लेंस काम में लिया जाता है, यानी द्विफोक्सी लेंस यानी द्विफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। और इसमें दोनों ही पास की और दूर की दोनों ही चीज़ों को देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसके लिए इसमें दोनों ही लेंसेज लगे हुए होते हैं। तो इस तरीके से इसके दो पार्ट हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट है इसके अंदर हमेशा आपका कॉनकेव होता है, कॉनकेव लेंस वाला पार्ट होता है, और जो नीचे वाला भाग होता है इसमें आपका कॉन्वेक्स होता है। तो जो ऑप्शन आप फर्स्ट की तरफ देख रहे हैं कि जो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव अवतल और उत्तल दोनों ही प्रकार के जो लेंस होते हैं वो आपके बाईफोकल यानी द्विफोक्सी लेंस के अंदर उपस्थित होते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए है, ये फर्स्ट वाला कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Inactive nitrogen and argon gas are usually used in electric bulb in order to। आमतौर पे बिजली के बल्ब में निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? तो देखिए जो भी आपके बल्ब वगैरह होते हैं उनमें नॉर्मली आपकी निष्क्रिय गैसों का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है ना। आपकी जो निष्क्रिय गैसें हैं जिन्हें आप अक्रिय गैसें कहते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो पहली बात तो ये कि चलो इसका आंसर क्या होगा कि भाई इसका जो आंसर होगा कि ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं कि इंक्रीजेज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमिटेड, यानी कि उत्सर्जित प्रकार की तीव्रता को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है कि जो फिलामेंट है उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, द इंक्रीज द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। ऑप्शन सी मेक द इमिटेड लाइट कलर्ड, उत्सर्जित प्रकाश को रंगीन बनाने के लिए। और ऑप्शन जो डी है इसका है कि मेक द प्रोडक्शन ऑफ द बल्ब इकोनॉमिकल, बल्ब का उत्पादन किफ़ायती करने के लिए। तो इसका जो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है हमें, इंक्रीजेज द लाइफ ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट का जीवन बढ़ाने के लिए। जो फिलामेंट होता है उसका जो अगर आप जितना ज़्यादा लाइफ बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें इनएक्टिव गैसेस यूज़ में ली जाती है, अक्रिय गैसेस यूज़ में ली जाती है। जैसे ऑर्गन आपकी अक्रिय गैस है उसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका बी, फिलामेंट का जीवन बढ़ाने के लिए। तो अक्रिय गैसों की अगर बात की जाए तो बोले अक्रिय गैस कौन कौन सी है, बोले जैसे हीलियम आपकी अक्रिय गैसों के अंदर आती है, नियॉन आपकी अक्रिय गैसों के अंदर आती है। ठीक है, आपकी जो ऑर्गन है वो भी अक्रिय गैसों के अंदर आती है। जो भी एक आपकी क्रिप्टॉन है वो भी अक्रिय गैसों के अंदर आती है। एक आपकी जो जिनोन है वो भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, और एक आपकी जो रेडोन है वो भी आपकी अक्रिय गैस है। तो इस प्रकार से आपकी 1 2 3 4 5 6 अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, तो अगर कभी अक्रिय गैसें पूछी जाए तो आपके प्रकृति में अभी तक 6 अक्रिय गैसें हैं, है ना, नॉन इनएक्टिव गैसेज हैं। ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है? फिलामेंट के जीवन को बढ़ाने के लिए। और फिलामेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। फिलामेंट के रूप में बल्ब के अंदर टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो गलनांक होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि
In the phenomenon of the dispersion of light, the light wave of the shortest wavelength is, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की स्थिति में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य की प्रकाश तरंग होती है। तो देखिए जो इसके ऑप्शंस हैं एक बार वो देख लेते हैं कि द एक्सेलरेटेड एंड द रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, सबसे अधिक त्वरित और अपवर्तित होती है, ठीक है। और ऑप्शन बी की तरफ देखते हैं, स्लो डाउन एंड द रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, सबसे अधिक धीमी और अपरिवर्तित होती है। ऑप्शन सी जो एक्सेलरेटेड एंड द रिफ्रैक्टेड द लीस्ट, सबसे कम त्वरित होगी और अपवर्तित होगी। ऑप्शन डी द स्लो डाउन एंड द रिफ्रैक्टेड द लीस्ट, सबसे कम धीमी और अपरिवर्तित होगी। तो देखिए इसमें पूछ क्या रहा है आपसे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि प्रकाश के जो विक्षेपण की स्थिति उसमें सबसे छोटी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो किस प्रकार से होगी। तो देखिए जो वर्ण विक्षेपण है वो होता है क्या है कि जो आपका, अगर हम बात करें कि भाई कि जैसे कोई प्रिज्म है, वहाँ से कोई वाइट लाइट गुजार दी जाए और उसमें प्रकाश का क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, तो ये अलग अलग ऐसे 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि जो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है वो कौन सी है। तो देखिए इसमें जो सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य होती है वो, अगर उसकी बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण किसका होता है, वो लाल रंग का होता है। सबसे ज़्यादा वर्ण विक्षेपण लाल रंग का होता है। और सबसे जो वर्ण विक्षेपण जो सबसे कम होगा वो आपका वॉयलेट कलर का होगा, यानी कि बैंगनी रंग का होता है। तो जो सबसे कम तरंग दैर्ध्य यानी बैंगनी रंग, तो उसके बारे में क्या बोला गया, बोले बैंगनी रंग है वो सबसे, एक तो अगर हम बात की जाए तो एक तो सबसे धीमी होगी और अपरिवर्तित होगी। कैसी होगी, धीमी होगी और अपरिवर्तित होगी, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो कौन सा होगा, इसका बी, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द ऑसिलोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच अलाउ अस टू सी वेव प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो ऑसिलोस्कोप है वो एक उपकरण है और वो क्या उत्पादित तरंगों को देखने में मदद करता है। तो पहली बात तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि जो ऑसिलोस्कोप है वो किसके काम आता है, तो वो कहाँ पे काम आता है। तो बेसिकली जो आपका ऑसिलोस्कोप है वो आपके जो ध्वनि है उसको मेज़र करने के काम आता है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, ठीक है। तो उत्पादित तरंगों को देखने के लिए काम आता है। तरंग जो आपकी ध्वनि तरंग है उसको उत्पादित तरंगों को देखने में मदद करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कार्बन और ग्रेफाइट रोड्स आर यूज्ड इन एटॉमिक रिएक्टर्स एज moderators for the sustained nuclear chain reaction through nuclear fusion process, in which process। परमाणु रिएक्टरों में परमाणु विखंडन प्रक्रिया के माध्यम से निरंतर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया के लिए कार्बन या ग्रेफाइट रॉड का उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली सिंपली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो परमाणु विखंडन अभिक्रिया है, ठीक है, इस परमाणु विखंडन अभिक्रिया में कार्बन और ग्रेफाइट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो बेसिकली जो ग्रेफाइट और कार्बन है इसका मंदक के रूप में किया जाता है वैसे तो इसका उपयोग, लेकिन एक बार हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मंदक मतलब प्रोसेस को स्लो करने के लिए, रिएक्शन को धीमा करने के लिए ये बेसिकली ग्रेफाइट का यूज़ किया जाता है। तो लेकिन ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए है, न्यूट्रॉन को तेज कर दिया जाता है, द न्यूट्रॉन्स आर मेड फास्ट। ऑप्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, द न्यूट्रॉन्स आर मेड फास्ट, सॉरी प्रोटॉन्स मेड फास्ट एंड प्रोटॉन को तेज करने में। ऑप्शन सी की तरफ बात करते हैं कि न्यूट्रॉन को धीमा कर दिया जाता है, द न्यूट्रॉन्स आर मेड स्लो। ऑप्शन डी की तरफ देखते हैं, द प्रोटॉन आर मेड स्लो, द प्रोटॉन को धीमा करने के काम आता है। एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा वो होगा न्यूट्रॉन को धीमा करने में, ठीक है। जो आपका ग्रेफाइट और कार्बन की जो रोड है उसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है और न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, व्हाट इज द मेथड ऑफ द सेपरेटिंग द कलर। वाइट लाइट श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनी होती है और रंगों का अलग अलग करने की विधि क्या कहलाती है। तो बेसिकली इसे वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। बेसिकली इस प्रोसेस को वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहा जाता है। और ये क्या होता है कि अगर किसी भी प्रिज्म से वाइट लाइट को गुजारा जाता है तो वो अलग अलग 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, बाय द पासिंग
द थ्रू ए प्रिज्म, इसे प्रिज्म से पास से गुजारते हैं अगर एक श्वेत प्रकाश को, तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, रेटिना ऑफ आईज इज कंपेरेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशनल कैमरा। आँखों का रेटिना पारंपरिक कैमरे के निम्नलिखित हिस्सों की तुलनीय है। मतलब कहने वाली बात ये है कि आँखों का जो रेटिना है वो अगर कैमरे की तरह देखा जाए, एक पारंपरिक कैमरे की तरह देखा जाए, तो वो उसकी किसकी तरह तुलना करता है। तो बेसिकली ये एक जो रेटिना है उस पर इमेज बनता है। आप ये जानते हैं कि जो रेटिना होता है उस पर इमेज बनता है। ठीक है, सॉरी, तो रेटिना पे जो इमेज बनता है, और अगर कैमरे की बात की जाए तो कैमरे पे जो इमेज बनती है वो फिल्म के ऊपर बनती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंसर ए, जो रेटिना है वो फिल्म की तरह काम करती है। अगर आपकी आंखें कैमरा होती तो वहाँ पे जो रेटिना था वो एग्जैक्टली फिल्म की तरह काम कर रहा होता। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, ए, फिल्म। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना हुआ होता है। द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ कॉपर, तांबा, एल्युमिनियम, ऑप्शन सी लेड और ऑप्शन डी टंगस्टन। देखो हम अभी इससे विद्युत बल्ब के बारे में अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि जो आपकी आर्गन और नाइट्रोजन गैस है वो क्यों की यूज़ में ली जाती है, जिससे कि उसकी उम्र बढ़ा दी जाए, है ना, उस फिलामेंट की उम्र बढ़ा दी जाए। तो जो फिलामेंट है वो बेसिकली टंगस्टन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपके सभी मेटल के अंदर जो टंगस्टन है इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, इसका जो गलनांक का मान है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसका उपयोग आप इलेक्ट्रिक बल्ब के रूप में करते हैं। बेसिकली इसका उपयोग और भी चीज़ों में किया जाता है, हीटर वगैरह की जो रोड वगैरह है उसमें भी इसी का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो लगभग इसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए फिलामेंट में टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच मिरर इज़ यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो आपकी व्हीकल्स होते हैं, गाड़ी होते हैं, और जब गाड़ी आप चलाते हैं तो पीछे की चीज़ों को देखने के लिए आपके सामने एक दर्पण लगा हुआ होता है, एक मिरर लगा हुआ होता है, और वो पीछे की तरफ देखने के लिए मदद करता है आपको कि पीछे कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितनी दूरी पे आ रहा है। तो पीछे की चीज़ों को देखने के लिए आप रियर व्यू मिरर का उपयोग करते हैं। और वो कौन सा दर्पण होता है, वो कौन सा मिरर होता है, एक्चुअली में वो आपका उत्तल दर्पण का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो वो एक आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। वो आपका क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिराज क्या है। ठीक है, द रीज़न ऑफ मिराज। तो मिराज एक्चुअल में होता क्या है। देखो मिराज की बहुत सारी कंडीशंस हैं। आप इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि आपने कई बार सुना होगा कि आप जब गर्मियों के दिनों में एक खाली सुनसान रोड पे अगर आप चल रहे हैं, तो आपको जब रोड पे चल रहे होते हैं तो आपको कुछ दूरी पे कुछ पानी जैसी संरचना दिखाई देती है। आपको लगता है कि जैसे सड़क पे कुछ पानी बिखरा हुआ है, और एक्चुअली में वो आपका भ्रम होता है, वो आपका भ्रम ही मिराज है। और वो जो बना है, वो जो मिराज है, वो आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बना है, जिसे आप प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब भी कहते हैं, जिसके कारण आपको इमेज हिलती हुई नज़र आती है, जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि वहाँ सामने की दूरी पे कुछ पानी रखा हुआ है। सेम एक एग्जांपल रेगिस्तान का भी है। तो रेगिस्तान में आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में अगर जाता है तो उसको कुछ दूरी पे आपको पानी का तालाब दिखाई देता है। एक्चुअल में वो उसका क्या होता है, वही इल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है। उसे कुछ दूरी पे जो इमेज है वो हिलती दिखाई देती है गर्मी के कारण, है ना। और उसका रीज़न क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उसका जो रीज़न है वो क्या है, प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन या प्रतिबिंब, इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ कट डायमंड स्पार्क्स बिकॉज ऑफ इट्स। एक तराशा हुआ हीरा किस वजह से चमकता है। ऑप्शन ए है हार्डनेस यानी कठोरता, ऑप्शन बी है हाई
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी उच्च अपवर्तक सूचांक। ऑप्शन सी है एमिशन ऑफ लाइट बाय डायमंड, हीरे द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन। ऑप्शन डी है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द डायमंड, हीरे द्वारा प्रकाश का अवशोषण। तो इसका जो आंसर है इसका बी, उच्च अपवर्तक सूचकांक यानी हाई रिएक्टिव इंडेक्स। हाँ दोस्तों, इसका जो हीरा है इसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है। इसका हीरे के अंदर 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि उच्च परावर्तक सूचकांक का मान होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें तो जो ग्लास है, ग्लास का भी जो वो जो उच्च अपवर्तक सूचकांक है उसका मान 1.5 होता है ना। तो यानी कि ग्लास से कहीं ज़्यादा होता है। तो इसलिए हीरे आपका हीरा होता है वो चमकता है रोशनी में, लाइट में अच्छे खासे तरीके से चमकता है। उसका रीज़न क्या है? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोस्तों ये हमारे कुछ 11 क्वेश्चंस थे, हम लोगों ने ये बेसिकली सारे फिजिक्स से लिए थे हम लोगों ने। और दोस्तों आपको ये कैसा लगा ये वीडियो, आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और इसमें कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप हमें गाइड करते रहें। कुछ और आपको नया चीज़ें चाहिए हो, आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस चाहिए, आप अपनी राय बिल्कुल देते रहें जिससे कि हमें आगे की चीज़ें क्लियर होती रहें। और प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए इस चैनल के बारे में, जैसे कि हम लोग और नई वीडियोस लेकर आते रहें। तो अभी के लिए आप सभी से धन्यवाद, थैंक यू।